जी, तो हम बात कर रहे हैं खट्टर के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की। मनोहर लाल खट्टर कल शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 7 या 8 मंत्री, जो एवं तहलका ने कल जानकारी भी दी थी, नाम भी बताए थे। 7 या 8 मंत्री, वीर कुमार यादव जी ने भी बताया है कि उनके साथ मंत्री भी जो हैं वो शपथ लेंगे। काफ़ी जो है तैयारियां 2-3 दिन से युद्ध स्तर पर तैयारियां वहां पर चल रही हैं। मंत्रियों की अगर हम बात करें तो कौशल साहब, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। जो मंत्रिमंडल जो बनाया जाएगा उसमें किस बात का ख्याल, जो अगर संतुलन की बात करें, क्योंकि सारी चीजें हैं, राजनीतिक पार्टी है, जैसा कि यादव साहब भी बता रहे थे, फायदा अपना देखते हैं और देखना भी चाहिए, लेकिन जो मंत्रियों का जो सिलेक्शन होगा, चयन जो होगा, उसमें किस चीज का ध्यान उसमें आपको लगता है कि सर्वोपरि रहेगा? देखिए, एक तो इसमें 4 मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, जिनमें रामविलास शर्मा हैं, अनिल विज हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं और अभिमन्यु जी। एक तो ये जो है, इनको चारों को जरूर जो है किसी न किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, भले ही किसी को स्पीकर बनाया जाए या मंत्री बनाया जाए। और दूसरा बात जो है, भले ही भारतीय जनता पार्टी कहें कि हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते, लेकिन टिकटों के बंटवारे में भी इन्होंने सारा जाति आधार, और ये बुरी बात भी नहीं 36 बरादरी को साथ लेकर चलना, लेकिन कई भाजपा के नेता जो है इस बात को बुरा मान जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि बरादरी के हिसाब से भी जो है हर दल के नेता बुरा मानते हैं जी, और हर दल की जात पात की राजनीति होती है, और उसी अनुपात से जो है मेरा अपना जो मानना है कि इसमें जैसे वैश्य बरादरी से लोग आए हैं, उसमें कई सीनियर लोग हैं, और लेकिन कल जैसा कहा गया कि ये अपना रोहतक के जो इनके ग्रोवर साहब विधायक हैं कि अनुभव भी देखा जाएगा। ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो पहली बार आया हो तो न बने, अगर वो अच्छा युवा है और अच्छा प्रबुद्ध है तो उसको भी लिया जा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें जैसे वैश्य जाति का 3-4 लोग हैं, उसमें अहीरवाल से भी है जी काफी। एक बरिंदर सिंह का देखिए, एक तो वीरेंद्र सिंह जो पार्टी छोड़कर दूसरी उधर गए हैं, उन्होंने जो बांगड़ का इलाका है उसमें अपना जो पैठ बनाई भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलवाने में। दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह अहीरवाल में कितनी सीटें उन्होंने इस तरह से जितवाई हैं। तो एक तो ये जो है संतुलन बनाने की जरूर कोशिश की जाएगी कि भाई इन लोगों की वजह से भी जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से महिलाओं का जी, और कविता जैन जो है, क्योंकि सोनीपत से एकमात्र महिला भी आई है, और वैश्य समुदाय का भी साथ के साथ उनमें जो है साधा जा सकता है, उनका नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। कल हमने बताया भी था अपने इसी कार्यक्रम में कि कविता जैन जो है उनमें से एक नाम है जो निश्चित तौर पर उनका लगभग तय माना जा रहा है। ठुकराल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो मंत्रिमंडल में है, ठीक है, नाम उनके तय हो गए होंगे, रात तक भी मशक्कत चल रही होगी, वो हम पूछ लेंगे अभी थोड़ी देर में वीर कुमार यादव जी से, हालांकि वो बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार जानना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे ठुकराल साहब, जो किन बातों का ध्यान जो है मंत्रिमंडल के गठन में, किसको लिया जाए किसको नहीं लिया जाए, तो इसमें किस तरह की राजनीति आपको लगता है देखने को मिलेगी? देखिए, एक तो आदर्शक तरीका हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस, ईमानदारी, उसकी पैठ, उसका स्थान देख के मंत्री, लेकिन इसमें अनुभव की बात करें, नरेश कौशल जी भी कह रहे थे, तो जितने भी नेता हैं अनुभवी, तो सरकार चलाने का कम से कम अनुभव नहीं है इनके पास। पहली बात तो ये है कि जो आपके मुख्यमंत्री बने हैं वो पहली बार विधायक बने हैं, उनका किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है जी, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी कुछ किया जाएगा। तो कुछ नेता हैं इनके पास जो अनुभवी हैं, जो काम कर सकते हैं, जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं जी। एक तो ये है, दूसरा नौजवान भी हो सकते हैं, स्त्रियाँ भी कुछ हो सकती हैं। तो बैलेंस तो कहीं ना कहीं बैठाना होगा। जो सबसे मुख्य बात रहेगी वो होगी रीजन की, कि अहीरवाल से कुछ लोग लिए जाएंगे, कुछ देसवाल से लिए जाएंगे, कुछ बागड़ से लिए जाएंगे, कुछ जो आपकी बेल्ट, जो जीटी रोड वाली बेल्ट है जिसने बहुत कुछ आपको दिया है, वहाँ से लिए जाएंगे। तो सभी को अब कुछ ऐसे जिले भी हैं जहाँ से बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनके पास 47 एमएलए हैं, 43 दूसरी पार्टियों के पास हैं जो अपोजिशन में बैठेंगे जी। तो उनको 47 जो लोग हैं, क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व देने की बात करें, जात का जो समीकरण है वो भी उनको बिठाना होगा, क्योंकि अगर वो
जाटों ने अगर वोट ज़्यादा नहीं दी है तो जाटों को इग्नोर करके तो वो एंटी जाट एक नहीं कर सकता जी। दो चीज़ें मीडिया में बहुत खतरनाक किस्म की आई हैं जो प्रमुख से, एक तो उसको लगातार पंजाबी के तौर पे देखा जा रहा है खट्टर को, दूसरा देखा जा रहा है कि वो कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही चयन है। आज जो मंत्रिमंडल कल बनेगा अगर उसमें भी तस्वीर यही आती है कि प्रधानमंत्री की ही मोहर है और उनके हिसाब से, क्योंकि उनका हरियाणा की राजनीति में एक तजर्बा रहा है, क्योंकि प्रभारी रहे हैं इसमें, जब सरकार में हिस्सेदार थे चौधरी बंसीलाल के साथ और उसके बाद भी, तो वो यहाँ हरियाणा में रहे हैं तो उनको पता है कि हरियाणा में कौन आदमी कैसा है क्या नहीं है, ये एक भिन्न बात है। लेकिन मुख्य तौर पे ये बात का उनको ख्याल करना पड़ेगा कि सभी दलों के, सभी जातियों के, सभी रीजन्स के लोग उसमें शामिल हैं। जी दीवान साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे अनुभव की बात आ रही है तो अनुभव में कमोबेश सभी जो हैं उनको सरकार में चलाने का, एक दो को छोड़ करके पहली बार ही बने हैं, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु जैसे सरीखे बड़े नेता हों, तो अनुभव की आपको क्या लगता है कि कहाँ से, क्योंकि बिना अनुभव के अच्छा शासन दे पाना वो भी कठिन काम होता है, तो अनुभव वाली जो कमी है वो कैसे पूरी करेंगे? भारद्वाज जी, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दूं। आज दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी जिसमें मंत्रियों का चयन करना था कि कौन से विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, उसकी मैं अपडेट जानकारी देना चाहता हूं दर्शकों को। मेरे पास मंत्रियों की जिनको लगभग जिनका नाम माना जा रहा है कि तय हैं, उनकी लिस्ट भी है और क्राइटेरिया उसमें क्या डिस्कस हुआ, उस क्राइटेरिया में कैसे कैसे, जो आशीष साहब ने सवाल ही पूछा था, कौशल साहब से पूछा था कि क्या क्राइटेरिया है। 3 प्रकार का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जो मेरी सूत्रों की जो जानकारी है वो तो कल पता लगेगा क्योंकि उसमें जब तक मंत्रिमंडल का पता नहीं लगता है। एक तो ये कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि एक सीट सिर्फ बीजेपी ने टोहाना की जीती है, सुभाष बराला की, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उनका नाम मंत्रिमंडल में शायद कल शामिल नहीं है, और एक फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी कोई शायद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी 8 लोकसभा क्षेत्रों से एक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। मतलब एक तो लोकसभा क्षेत्र को ये मतलब मानक तय किया गया भी एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक मंत्री तो अवश्य पहले मंत्रिमंडल में शामिल हो जी। दूसरा, जो जैसे कौशल साहब ने भी कहा था कि समीकरण जो है, जैसे टिकटों का आवंटन भी हमारे जातिगत समीकरण पर किया जाता है, इसमें मंत्रिमंडल में भी लोकसभा क्षेत्र भी हो और जातीय समीकरण भी हो, उसका एक पैमाना रखा गया है, मानदंड रखा गया। तीसरा जो पैमाना रखा गया है, क्योंकि अनुभव तो, क्योंकि इसमें 5 या 6 या 7 8 विधायक हैं जो पुराने जीत कर आए हैं, नहीं तो सब नए हैं, तो नए और पुराने का कोई इसमें अनुभव की कोई मायने नहीं है कि इसमें अनुभव ध्यान रखा जाएगा। नहीं, लेकिन इसमें सवाल दीवान साहब ये था कि जैसे किसी भी चीज को चलाने के लिए अनुभव जो है वो अहम होता है, तो ये जो नए हैं, इन नए में से अनुभव की कमी को कैसे पूरा किया जाएगा या दिल्ली से ही चलेगी? जो कल मंत्रिमंडल शामिल किया उसमें अनुभवी आदमी है ज्यादा, जो पहले उसमें नंबर कौन कौन है वही हम जानना चाहते हैं। मैं उसमें जो पहले, जो कल भी हमने क्योंकि आपके इसी कार्यक्रम में डिस्कस किया था, उसमें से 5 नाम तो वही कल वाले ही स्टैंड करते हैं। एक रामविलास शर्मा जी हैं, एक अनिल विज जी हैं, और कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़ का कल हम जो नाम कह रहे थे कि उनका शामिल भी हो सकता है, शामिल नहीं हो सकता, लेकिन आज उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल माना जा रहा है कि उनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। कविता जैन है, सोनीपत से हैं। मैं साथ साथ ये बता दूं, रामविलास शर्मा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व है। अनिल विज अंबाला लोकसभा क्षेत्र के हैं। कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ओपी धनखड़ रोहतक लोकसभा तरफ से हो जाएंगे। कविता जैन सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हो जाएंगी, और शाहबाद के कृष्ण बेदी वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से होंगे। कृष्ण पंवार, कल हम ये नाम हम डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि ये नाम पे आज चर्चा हुई है कि कृष्णलाल पंवार को भी शामिल किया जा सकता है। ये INLD से बीजेपी में शामिल हुए थे, इसराना से विधायक बने हैं, और ये एक नाम बिल्कुल जैसे सब मीडिया में आज ये छपा था, नया नाम आया है। मीडिया में ये छपा रहा था कि शायद किसी ऐसे आदमी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा जो किसी दूसरी पार्टी से है, तो आज एक नाम हमारे सामने आया है। और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से राव नरवीर सिंह, ये 8 नाम तो ये माने जा रहा है कि अगर 8 मंत्री बने तो इनके नाम होंगे। अगर इनसे ज्यादा मंत्री बने, 9 10 या जितने भी बने, तो उसमें फिर ये माना जा रहा है कि शायद अंबाला से कुंवरपाल गुर्जर का नाम भी हो सकता है, अगर गुर्जर और समुदाय से एक मंत्री लिया जाए। डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार से, या ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। इस प्रकार से ये कोई नाम और आए हैं, हो सकता है इनमें कोई चेंज भी हो, लेकिन सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इसका मतलब है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। प्रेमलता का कहीं नाम शायद इसलिए नहीं है क्योंकि सुभाष बराला भी जाट समुदाय के 2, कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ हो गए हैं, वो पुराने वर्कर हैं, बहुत पुराने वर्कर हैं, और बीजेपी का झंडा उस समय से बुलंद कर रहे हैं जब कभी 1 सीट 2 सीट 5 सीट उस वक्त ये झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो इनका
ये अनुभवी हैं, बेशक एमएलए कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ पहली दफा बने, लेकिन उनको संगठन का बहुत अनुभव है। जी बिल्कुल, अभी हम जाना चाहेंगे वीर कुमार यादव जी के पास। यादव साहब, पूरा मंत्रिमंडल आपका हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिया है और लगभग तय माना जा रहा है। कल भी आप जब हम चर्चा करेंगे तो ये सारे नाम वहीं पर होंगे, ये संभावना पूरी तरह से इसकी बन रही है और लगभग तय है ये नाम। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, अनुभव की बात आ रही है, ये जो नाम बताए हैं इनमें से ज्यादातर अगर रामविलास शर्मा जी को छोड़ दें और अनिल विज जी को छोड़ दें तो सरकार में चाहे विपक्ष में रहे हों, कृष्णलाल पवार भी उनमें शामिल है, राम नरवीर भी शामिल है उसमें। ये दोनों सरकार चलाने का जो अनुभव है, बड़ी कमान जो है, बड़ा एक जिम्मेदारी है, उसका अनुभव की कहीं ना कहीं बात देखी जा रही है। तो वो क्या आपको लगता है कि अनुभव की कमी है, और अगर है तो उसको कैसे पूरा करेंगे, क्या रणनीति है? सूरज जी, मैं सिर्फ 2-3 लाइनें जो ठकुराल जी ने ब्रेक से पहले आरएसएस के बारे में टिप्पणी की थी उसको स्पष्ट जरूर करना चाहूँगा जी। आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, और राजनीतिक संगठन की पहली पहचान होती है कि वो चुनाव लड़े, प्रत्याशी खड़े करे। वो पूरी तरह से सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, और इस बात का हमें गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम स्वयंसेवक हैं, और निश्चित तौर पर हमारा पैतृक संगठन है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की राजनीतिक बातों में संघ का यानी चर्चा करना, मैं उसको बेमानी समझता हूँ, औचित्यहीन समझता हूँ। लेकिन वीर कुमार जी, जो आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन वो तो लड़ाते हैं, उससे भी बड़ी राजनीति से भी बड़ा उनका कद हो गया है। चुनाव लड़वाते हैं, वो मुख्यमंत्री तय होते हैं, उन्हीं की तरफ से तय होते हैं और उन्हीं के भीतर से तय होते हैं। सूरज जी, मैं एक नहीं दर्जनों ऐसे धार्मिक सामाजिक संगठनों के नाम ले सकता हूं जिनका अपना प्रभाव है, लेकिन वो राजनीतिक दल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उस पर बहुत ज्यादा समय में लगाऊं। नहीं, आप उस पर आप आएंगे ना जी ने, और हमारे बहुत ही नहीं यादव साहब, आप अपनी टिप्पणी करें। अब तो जो कल भव्य शब्द समारोह होना है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, बारे में आ रहे हैं, हम आपसे उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। हम उस पर उस चर्चा में जाना नहीं चाहते। अनुभव की हम बात कर रहे हैं, जो अनुभव आएगा, अनुभव की कैसे कमी पूरी होगी जी? देखिए, वैसे नरेश कौशल जी ने और डॉक्टर धीमान जी ने निश्चित तौर पर बहुत ही बैलेंस्ड बात की है। जातिवाद एक बात है और सामाजिक सामंजस्य, क्षेत्रीय सामंजस्य। देखिए, किसी भी प्रदेश का अगर सर्वांगीण संपूर्ण विकास करना है तो हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, क्योंकि किस समाज की क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं, जो व्यक्ति उस समाज से संबंध रखता है, मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा जानकारी होती है। और संपूर्ण सर्वांगीण विकास अगर हमने करना है, पूरे हरियाणा का विकास करना है, तो निश्चित तौर पर जो आप दोनों ने टिप्पणियां की हैं वो लगभग मैं सहमत हूं कि उस प्रकार से हर राजनीतिक दल सोचना भी चाहिए। जो अभी पीछे हरियाणा में आए कि भी क्षेत्र विकास, असंतुलित विकास, तो ये चीजें वो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कौन व्यक्ति होंगे, कितने लोग होंगे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरे पास कुछ जानकारी है, वो इसी प्रकार की एक क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने का, सामंजस्य बनाने का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है। और समाज की दृष्टि से सोचना, मैं समझता हूँ उस दृष्टि से निश्चित तौर पर कोई ना कोई चर्चा विचार विमर्श हुआ होगा। अब वो कौन चेहरे होंगे, कौन लोग होंगे, किस क्षेत्र और वर्ग से होंगे, ये तो कल पता लगेगा। जी चलिए, हमने इशारा कर दिया है। आपकी समस्या थोड़ी सी हमने जो हम सोच रहे थे कौन कौन होंगे वो दर्शकों को भी हमने बता दिया है। एक सवाल बोलना नहीं चाहते मीडिया। जी बिल्कुल, उनकी भी अपनी सीमाएं हैं और निश्चित तौर पर वो कल ही कह चुके हैं, कल ही तय होगा। मेरे पास है जी बिल्कुल है, और वही वो हमारी बात को अनुमोदित भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है, हमारे उनका खंडन भी नहीं कर रहे हैं, कि इनमें से कोई नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें रीजन का और कास्ट का, अनुभव का, लेकिन अनुभव की बात नहीं वो कर रहे। अनुभव की रीजन और कास्ट, सामाजिक सामंजस्य की बात वो तो बैलेंस करना होगा, वो कर लेंगे। जी बिल्कुल। एक नरेश कौशल जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं वीर कुमार यादव जी। नरेश जी। वीर कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिरसा गए, उस क्षेत्र में गए, तो उन्होंने वहाँ पे सच्चा सौदा की धरती को, पावन धरती को जो है नमन किया। आपके जो संत समाज के लोग एक मंच पे आएंगे तो जिनके प्रति इतनी श्रद्धा प्रधानमंत्री ने व्यक्त की, क्या डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं या उनके कोई प्रतिनिधि भी उन संत समाजों के, जो संत समाज का जो मंच होगा उसमें विराजमान रहेंगे? देखिए, जो मेरी जानकारी है नरेश जी, कि उसमें
विभिन्न जो हमारे साधु संत है, वैसे तो साधु संतों को कोई विशेष धर्म या जाति नहीं होती जी, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि हर प्रकार से जितने भी साधु संत हैं तकरीबन सभी को इनवाइट भी किया गया है। अब उसमें कौन कौन आते हैं, कौन के प्रतिनिधि आते हैं, कौन उच्च कोटि के संत स्वयं आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, ये तो अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन तकरीबन सभी साधु संतों को, जो उच्च कोटि के साधु संत हैं, जो सामाजिक दृष्टि से उनकी प्रतिष्ठा है, समाज में जिनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव है, ऐसे कई साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। अब उनमें से कौन कौन आएंगे ये मुझे अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। जी वीर कुमार यादव जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं क्या? कोई न्योता उनको भेजा गया है और कोई उनकी तरफ से कंफर्मेशन आई है? अगर न्योता भेजा गया है तो सभी 90 MLA। देखिए सूरज जी, जैसे मैंने बताया ये सारा कार्यक्रम राजभवन का है, यजमान राजभवन है, और जो मेरी जानकारी है सभी 90 के 90 विधायकों को, उनमें से एक हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से बने हैं, तो सभी 90 विधायक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और सभी सांसद राज्यसभा और लोकसभा सभी को आमंत्रित किया गया। उन सब के पास निमंत्रण पत्र गया है। इस बात की कंफर्म रिपोर्ट मेरे पास राजभवन की यादव साहब एक सवाल और जानना चाहेंगे। कार्यक्रम के कार्यक्रम का अंतिम समय में चल रहा है, सूरज भारद्वाज अपने सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं एक आपसे जानना चाहता हूँ, कल का जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, हरियाणा की बीजेपी की नई सरकार कल से काम करना शुरू कर देगी। आपके मन में, आपके अनुसार या बीजेपी की तरफ से, आप क्योंकि प्रवक्ता हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं, आप क्या लगता है कल से हरियाणा का स्वरूप किस तरह से बदल सकता है या बदलना शुरू हो जाएगा, और उसके परिणाम कब तक सामने लोगों के सामने आ जाएंगे? देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट निश्चित तौर पर तैयार कर लिया है, और जैसे ही हमारे जो डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री वो ओथ लेंगे, उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगी ओथ लेंगे, और जैसे ही सरकार की एग्जिस्टेंस में आएगी और एक जिम्मेवारी आएगी, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें बहुत तेज़ गति से चलेंगी, और उसमें कई प्रकार का जो प्रशासनिक दृष्टि से, जो सरकार के कामकाज की दृष्टि से, कार्यशैली की दृष्टि से, और जनता के जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उस दृष्टि से, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ समय में धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और लगता है मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया वीर कुमार यादव जी। वक्त थोड़ा सा अभी इजाजत नहीं दे रहा है आगे चर्चा को बढ़ाने की। सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चर्चा में भाग लिया। नरेश कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठुकराल साहब, आपने भी वक्त दिया, आपका शुक्रिया। धिमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वीर कुमार यादव जी, आपका फिर से शुक्रिया और शुभकामनाएं आपकी कल के लिए। तो फिलहाल आज हरियाणा विशेष में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।